पिछले 25 मार्च को एक बहुत ही शॉकिंग, चौंकाने वाला और दिल दहलाने वाला प्रकरण सामने आया था। टीसीएस के नासिक ब्रांच से पुलिस को जानकारी मिली, वहां की कुछ लड़कियों के, वहां पर काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उनको इमोशनली डराया धमकाया जा रहा है, उनका फाइनेंशियल शोषण भी हो रहा है, उन पे एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड मेंटल मैनिपुलेशन उनका किया जा रहा है, उनके खिलाफ रिलीजियस कोअर्शन हो रहा है, मतलब धार्मिक दबाव डाला जा रहा है और उन महिलाओं के ऊपर धर्मांतरण करने का, धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तत्काल एक्शन लिया, गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया और एक एसआईटी गठित की। एसआईटी ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। अब तक 5 चार्जशीट फाइल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जो लेटेस्ट एक चार्जशीट फाइल हुई 3500 पेजेस की, उससे स्पष्ट होता है कि 9 एफआईआर हुए हैं, लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किए गए। मुख्य जो 3 आरोपी हैं जो टीसीएस में काम करते थे, जिन्होंने धर्मांतरण का पूरा एक कुचक्र चलाया टीसीएस में, एक दानिश शेख, दूसरा तौसिफ अत्तार, अन्य तीसरी एक महिला थी निदा खान जो 40 दिनों तक फरार थी। इन सारे के सारे 8 लोगों को जो अरेस्ट किया गया, अभी तक इनको बेल नहीं मिला और बेल मिलना भी नहीं चाहिए जब तक सही जानकारी नहीं देते। जो चौंकाने वाली जानकारी है, एक महिला ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि दानिश शेख नाम का जो आरोपी था, वो 23 वर्षीय एक लड़की पर दबाव डालता था कि पाकिस्तानी मौलाना है तारिक जमील और हिंदुस्तान से फरार एक मौलाना है जाकिर नाइक, इसका वीडियो देखो। उन पर इस्लामिक कपड़े पहनने का दबाव डाला जाता था, उन पर नमाज पढ़ने और रोजा करने का दबाव डाला जाता था, रोजा रखने का, और उनको कहा जाता था कि हिंदू मंदिरों में जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। पूरा प्रकरण रेप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स और SC/ST एक्ट के अंदर भी इसमें शामिल किया गया है। एक निदा खान जो थी, निदा खान जो 40 दिनों तक फरार थी, बाद में जाके छत्रपति संभाजीनगर में वो पकड़ी जाती है, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह हिंदू लड़कियों को नमाज की ट्रेनिंग देती थी। चार्जशीट के अनुसार निदा ने माना कि वह पीड़िता को नमाज पढ़ाना सिखाती थी। निदा खान खुद पुलिस टीम को अपने घर ले गई और उसने उस कमरे व कोने की शिनाख्त भी करवाई जहां वो पीड़िता को बुलाकर नमाज पढ़ने की बाकायदा ट्रेनिंग दिया करती थी। जो हिंदू लड़कियां जो पीड़िता हैं, विक्टिम्स हैं, उनके मोबाइल से अब तक 37 ऑडियो क्लिप्स मिले हैं। ये जो 37 ऑडियो क्लिप्स हैं, ये इस्लामिक वीडियो हैं, अलग अलग मौलानाओं के वीडियोस हैं, जिसमें जाकिर नाइक है, तारिक जमील है, और जमजम का पानी क्या होता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, बुर्का डालने का क्या फायदा है, ये सब बताते हुए इन लड़कियों के ऊपर हिंदू धर्म के खिलाफ इनमें इनके मन में जहर बोया जाता था। भगवान का नाम लेके, भगवान शंकर, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, दुर्गा देवी, दुर्गा मां, इन माता और देवियों के खिलाफ इनको भड़काया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं, जो भी स्ट्रेस है, कष्ट है, वह हिंदू मंदिरों में जाने से दूर नहीं होगा, अल्लाह का नाम लोगे तो दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक धार्मिक प्रचार का काम बीपीओ में हो रहा था,
बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब एक दूसरे कंपनियों का काम लेकर के बीपीओ में टीसीएस वाले अपने कर्मचारियों से कराते हैं। तो क्या यह इस्लामिक धर्म प्रचार की आउटसोर्सिंग हो रही थी? यह हमारा एक बड़ा सबसे खतरनाक प्रश्न है। इस पूरे चार्जशीट के बाद जो एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिपोर्ट है। उनकी जो छानबीन के बाद रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में 2-3 चीजें मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिसको समझने की आवश्यकता है। ये जो सारे एक्यूज थे, आरोपी थे, दे यूज टू टारगेट यंग एंड वल्नरेबल गर्ल्स एंड दे हैरेस देम सेक्सुअली, इमोशनली एंड मेंटली। छोटी उम्र की, कम उम्र की जो जेनजीज बच्चियां हैं उनको टारगेट करती थी और उनको टारगेट करते थे लोग और उनको हरास करते थे सेक्सुअली, मेंटली और इमोशनली। आगे उनकी फाइंडिंग में बताया जाता है कि द अक्यूज यूज टू बुली फीमेल एम्प्लॉइज बाय डेनिग्रेटिंग हिंदू माइथोलॉजी, बिलीफ, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, उनका मजाक उड़ा के, हमारी हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ा के, हमारे हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ा के इन लड़कियों को बुली किया जाता था। एंड बाय impressing upon the girls that Islam was a far superior religion to Hinduism। बताते थे कि हिंदू धर्म से ज्यादा सुपीरियर रिलीजन जो है इस्लाम है। The accused indulged in degrading and belittling the faith in Hinduism and created a coercive atmosphere through repeated anti-religious commentary directed at women employees। इस तरीके से हिंदू बच्चियों को दबाव में ला करके, उनको मानसिक त्रास दे करके उन पर धर्म परिवर्तन का पूरा एक अभियान चल रहा था। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का भंडाफोड़ किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अब 2-3 सवाल उठते हैं। पहला तो यह है कि दानिश शेख, तौसीफ और निदा खान, क्या ये महज 3 ही लोग हैं इस पूरे षड्यंत्र में? मेरा ऐसा नहीं मानना है। इनके पीछे कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी काम कर रही है, कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है। मैंने जो नासिक में जो जांच करने वाली पुलिस टीम है, उनके अधिकारियों से बात की कि अब तक की छानबीन में क्या बाहर के लोग आपको मिले कुछ? उनका कहना है कि अभी तक जांच जारी है लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला। लेकिन तीनों के साथ अगर पूछताछ की जाए तो निश्चित तौर पर आखिरकार ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन था। एक जो कोर्ट में रिपोर्ट फाइल हुई है इसी केस में, उसका एक पैरा पढ़ के सुनाता हूं जिससे संदेह पुख्ता होता है। Accused number 1 Danish Sheikh and accused number 2 Tausif are involved in planning to send the victim to Malaysia for a job. The consignment was intended to be sent to a person named Imran. Since all 3 accused acted in conspiracy in the commission of the said offence, the investigative agencies needs to interrogate the applicant accused to gather together information regarding the person named Imran who is based in Malaysia। मतलब इसका मलेशिया कनेक्शन तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, और यही मलेशिया है जहां पर जाकिर नाइक बैठा हुआ है, भारत से भाग के फरार हो गए, जो बहुत ही जहरीला भाषण दिया करता था हिंदू धर्म के खिलाफ। तो क्या जाकिर नाइक की कोई एजेंसी है, कोई संस्था है जो पूरे महाराष्ट्र के ऊपर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और धर्मांतरण का प्रकार चल रहा है? यह एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसका इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से होना चाहिए। दूसरा विषय है एमआईएम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तीसरे नंबर की अक्यूज निदा खान 40 दिनों तक फरार थी। पुलिस ने ढूंढते ढूंढते जब उनको सुराग मिला कि ये कहीं छत्रपति संभाजी नगर में किसी घर में छिपी है, तो पता चला ये एमआईएम के कॉर्पोरेटर मतीन पटेल का घर है और पूरे परिवार को छुपा के रखा है, निदा खान, उसके मां बाप भाई जितने सबको।
आखिरकार पुलिस ने निदा खान को तो पकड़ लिया, साथ में मतीन पटेल को भी ले लिया, लेकिन मतीन पटेल ने बार बार अपने इंट्रोगेशन के दरमियान कहा कि इम्तियाज भाई से पूछना पड़ेगा। इम्तियाज भाई कौन? तो एमआईएम के महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, पूर्व सांसद हैं, छत्रपति संभाजीनगर के सांसद रहे हैं, इम्तियाज जलील। ये वही जलील है जब मुंब्रा में एक एमआईएम की कॉर्पोरेटर चुन के आती है और जोश में आके जब वो कहती है कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देना है, तब एक बहुत बड़ा बवाल होता है, हंगामा होता है। वो थोड़ा सा डिफेंसिव होने के मूड में दिखती है वो लड़की, लेकिन तब तक इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजीनगर से यहां मुंब्रा आते हैं और कहते हैं कि सिर्फ मुंब्रा नहीं, पूरे महाराष्ट्र को हरा करना है। क्या वो उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है नासिक की घटना? मतलब एमआईएम पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्ती धर्मांतरण करने के प्रकार में शामिल है। मतलब एमआईएम टीसीएस नासिक के ब्रांच में जो धर्मांतरण का प्रकार चल रहा था उसमें शामिल है। इसलिए पूरे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में एमआईएम को भी लेना चाहिए, एमआईएम की भूमिका की भी तलाश की जानी चाहिए। तीसरी बात टीसीएस का है। पहला मुद्दा यह है कि क्या टीसीएस अकेला है जहां यह सब कुछ चल रहा है? इतना घृणित काम। निश्चित तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जहां जहां भी हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, जहां कहीं भी हमारी ऐसी बच्चियां काम करती हैं, छोटी छोटी लड़कियां काम करती हैं, उन तमाम दफ्तरों की छानबीन होनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि टीसीएस जैसा धर्मांतरण करने का एक पूरा कुचक्र और वहां काम करने वाली लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट करने का कोई कुचक्र तो नहीं चल रहा है। तब जाके पता चलेगा कि यह पूरी कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी है और इसके पीछे कौन से ताकतें हैं। आखिर का मुद्दा है टीसीएस के संदर्भ में जो एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने टीसीएस को कटघरे में खड़ा किया है। हमारे देश में कानून है POSH, पॉश कायदा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इस कानून का पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट के तहत जितने भी दफ्तर है जहां लड़कियां काम करती है वहां पर पॉश कंप्लायंस होना चाहिए और इसके तहत वहां एक इंटरनल कमिटी होनी चाहिए, 2 सीनियर वुमेन ऑफिसर्स की, जो जिनकी जिम्मेदारी है कि नियमित तौर पर वो अपने दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं के साथ संवाद रखें और एक इन्वेस्टिगेट करें कि उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, कोई बुली तो नहीं कर रहा है, कोई हरासमेंट तो नहीं कर रहा है। एनसीडब्ल्यू की फाइंडिंग है कि नासिक टीसीएस में देयर वाज 0 कंप्लायंस ऑफ पॉश एक्ट। पॉश एक्ट का कंप्लायंस ही नहीं था। ये आगे कहते हैं कि it is more than clear that this inaction on the part of the organization TCS was not just a compliance deficit but was a governance deficit. The failure to do so shall be aggressively punished to set an example. The most important factor which determine the course of events in the present case is the absence of an effective mechanism for prevention and redressal of workplace harassment at TCS Nasik unit. The commission observed the serious lapses in that place. मतलब टीसीएस भी इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार बनता है। हालांकि टीसीएस ने घोषणा की है कि जो लोग नासिक यूनिट में जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं तो उनको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। एक्शन टीसीएस के खिलाफ भी लेना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़ी आप आईटी कंपनी है, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं आप, और ऐसे में आपके दफ्तरों में जब हमारी बेटियां सेक्सुअली हरास हो रही हैं, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, और उसको रोकने के लिए, संभालने के लिए जो पॉश एक्ट को लागू करने का इंतजाम है वो आप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आप एक नॉन सीरियस हैं और आप अपने महिला कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा वातावरण हो,
अच्छा कंप्लायंस उनको मिले, इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से टीसीएस के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी हमारी आखिरी और तीसरी मांग है।